Hello students, in today's lecture we are going to discuss about the dielectrics. Means what are dielectrics? There are two types, polar, non-polar dielectrics, and the most important term is polarization of dielectrics. Okay, so आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम शुरू में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं what are dielectrics. What are dielectrics? Dielectrics are the non-conducting substances which do not have free charges in it or which do not allows the electricity pass through it, but we call these substances are insulators. अगर किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती या फिर जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री चार्जेस नहीं हो तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं. तो एक सिंपल डेफिनेशन याद रखिए, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? Then the dielectrics are nothing but the insulators. Dielectrics का मतलब insulators ही होता है. कुछ insulators होते हैं जिनकी कुछ इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हम उन्हें कई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में यूज करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं. जैसे कि डाइलेक्ट्रिक्स का मेन यूज जो होता है वो यूज होता है कैपेसिटर की मैन्युफैक्चरिंग में. कैपेसिटर में जो दो प्लेट्स हम यूज करते हैं, उन कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल यूज करें तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है. तो अगर इन डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हमें पढ़ना है तो हमने अभी बताया कि डाइलेक्ट्रिक्स आर दी इंसुलेटर्स. तो हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या होता है, असल में इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, और बाद में हम डाइलेक्ट्रिक्स और उसके पोलराइजेशन का स्टडी करने वाले हैं. तो कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स वर्ड हम जब यूज करते हैं तो उसमें कंडक्टर्स का मीनिंग होता है द सब्सटेंसेस व्हिच हैव फ्री चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जिन सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं. तो कंडक्टर्स में ये जो फ्री चार्जेस होते हैं या फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से उन कंडक्टिंग सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, फ्लो होती है. ये फ्री चार्जेस या फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें कहां से आते हैं? तो अगर हम किसी मेटल को कंसिडर करें, सपोज एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है. इसका मतलब उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और तीसरा जो इसका ऑर्बिट है इस थर्ड ऑर्बिट में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. दिस थर्ड ऑर्बिट विच वी कॉल इट एज वैलेंस ऑर्बिट. इस तीसरे ऑर्बिट में जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ये किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में इस न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं. मतलब इन्हें अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी अप्लाई करते हैं तो ये फ्री होते हैं, और जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई सोर्स या फिर कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस चार्जेस गेट्स फ्री. मतलब ये चार्जेस जो होते हैं वो फ्री होते हैं, और इन्हीं फ्री चार्जेस के वजह से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, मतलब जिसे हम करंट बोलते हैं. ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री होने के बाद उन्हें हम बोलते हैं फ्री चार्जेस. मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलने वाले हैं? फ्री चार्जेस. और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट है इस एटम का, मतलब इसमें और भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स भी है, इन सभी रिमेनिंग चार्जेस को हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस. मतलब चार्जेस भी 2 टाइप के हैं, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस. तो इसमें फ्री चार्जेस हम किसे बोलते हैं? जो चार्जेस एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, उन इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री चार्जेस. और जो रिमेनिंग एटम होता है, जो रिमेनिंग चार्जेस होते हैं, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इसी ऑर्बिट में ही है जो न्यूक्लियस के साथ बाइंड किए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस. और इन फ्री चार्जेस की वजह से इन कंडक्टर्स में करंट जो है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती है. कंडक्टर्स की और भी कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे प्रॉपर्टीज है जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करनी है. इसमें कंडक्टर्स के अंदर अगर हम किसी कंडक्टर्स को चार्ज करते हैं, किसी भी कंडक्टिंग
बॉडी को हमने अगर चार्ज किया तो वो चार्ज उसके सरफेस पे आते हैं। सपोज स्पीयर को, एक मेटल स्पीयर है, कंडक्टिंग है, और हमने इसे चार्ज किया, तो ये जो हम इसे एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं वो चार्जेस इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देयर आर नो चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। इस कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होता है, और अगर इसके अंदर चार्ज नहीं हो तो इसके अंदर, मतलब चार्ज तो इसके अंदर नहीं होते, मतलब जीरो होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इस चार्ज कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। इसे हमने पहले भी देखा है, गॉस लॉ में हमने इसे स्टडी किया था। तो हमें ये पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, मतलब इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, एंड if we charge the conductor then the charges only distributed on the surface of conductor। कंडक्टर के सरफेस पे ही चार्जेस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके अंदर चार्जेस नहीं जाते। जो इसकी इस कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती है, वो लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस कंडक्टर की सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, एंड द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास नहीं होती है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब हमने ये जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज में स्टडी की है। यहाँ पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अगर कंडक्टर इरेगुलर शेप का हो तो उस पे अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो इन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब इसकी डेंसिटी जो होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो किसी जगह ज्यादा होगी, किसी जगह कम भी हो सकती है। मतलब इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे कंडक्टर्स, जिनकी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज है। तो फिर इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट हैव फ्री चार्जेस। अगर कंडक्टर में फ्री चार्जेस हो तो इंसुलेटर में फ्री चार्जेस नहीं होते, और अगर इनमें फ्री चार्जेस नहीं हो तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो नहीं सकती, या फिर इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता। तो इंसुलेटर्स में अगर फ्री चार्जेस नहीं हो तो फिर फ्री चार्जेस इंसुलेटर में, जब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, किसी न्यूक्लियस हो ये, और इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है किसी इंसुलेटिंग सब्सटेंस का, एटम का, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। मतलब कंडक्टर में मैंने यहाँ पे बताया था कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं, जिस वजह से वो इजीली क्या होते हैं, फ्री होती है। पर अगर इंसुलेटिंग सब्सटेंस हो तो उसके एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाइंड किए होते हैं, बाउंडेड होते हैं, जिनकी वजह से आसानी से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री नहीं होते। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगी, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स। अभी इंसुलेटर्स में ये जो एटम है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, हम यहाँ पे बोल रहे थे कि ये फ्री नहीं होते, मतलब ये डिस्प्लेस नहीं होंगे, फ्लो नहीं होंगे। पर अगर हमने इसके अक्रॉस या फिर इस सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो इन चार्जेस की स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट होती है। मतलब ये डिस्प्लेस हो सकते हैं स्मॉल अमाउंट में। ये जो एटम है यहाँ पे, इस एटम का जो डायमीटर है, उस डायमीटर से कम डिस्टेंस में ये जो चार्जेस है, प्रोटॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, ये क्या होते हैं यहाँ पे, स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेस होते हैं। इनकी इसी प्रॉपर्टीज का हम यूज करने वाले हैं किसी डाइलेक्ट्रिक कंसेप्ट में। मतलब इंसुलेटर्स जो होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं होता, या फिर इंसुलेटर्स में फ्री चार्जेस नहीं होते। तो हमने अभी जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस किया, सिंपल है, हमने ये स्कूल में भी डिस्कस किया है या फिर हमने इसे पढ़ा है। अब इनमें से जो ये इंसुलेटर्स है, इन्हीं इंसुलेटर्स को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। सो व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट दी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, मीन्स इंसुलेटर्स। इंसुलेटिंग मटेरियल को ही, सब्सटेंस को ही हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहने वाले हैं।
तो इन डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ना हो तो हमें डाइलेक्ट्रिक्स की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट हैव फ्री चार्जेस इन इट और which do not allows the electricity to flow through it. So डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में एक सिंपल कंसेप्ट है। ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है, these डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक्स तो इंसुलेटर्स ही होते हैं, पर इनमें भी दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स है, जिसमें से पहला टाइप है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकेंड टाइप है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब जो नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, इनके बीच का सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। कुछ डाइलेक्ट्रिक्स को हम नॉन पोलर बोलते हैं और कुछ डाइलेक्ट्रिक्स को हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये आखिर में किस टाइप से है? तो डाइलेक्ट्रिक्स को अगर हमने नॉन पोलर बोला, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड जो बोलते हैं हम, CO2 ये जो मोलेक्यूल है, CO2 का हम बोलते हैं नॉन पोलर मोलेक्यूल, मतलब ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो इसे हमने नॉन पोलर क्यों कहा? यहाँ पे पोलर का मतलब आता है जब हम नॉन पोलर बोलते हैं। हमने इससे पहले जो डाइपोल के बारे में स्टडी किया था, उसमें हमें पता है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलते हैं हम? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, एंड इस सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी दो, अगर हम इस सिस्टम का कंसीडर किए तो यहाँ में दो जो चार्जेस है इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं, अपोजिट होते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो फाइनाइट होता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर किसी मोलेक्यूल में या फिर किसी सब्सटेंस में ये डाइपोल हो, यहाँ पे अगर हमने CO2 का स्ट्रक्चर देखा, एक सिमेट्रिक है। CO2 का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है? सिमेट्रिक है, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। इसे हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक कार्बन का एटम होता है, दो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन निगेटिव है, कार्बन जो है वो किस तरह से है? पॉजिटिव है। तो ये है CO2 का स्ट्रक्चर, मतलब इसमें ये C है और दो ऑक्सीजन के एटम्स है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 है, इसमें अगर हम डाइपोल के बारे में सोचो तो यहाँ पे दो डाइपोल्स है। यहाँ पे कितने डाइपोल्स तैयार हो सकते हैं? दो डाइपोल। पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, इसे बताने के लिए दो थ्योरीज है, मैं दोनों यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन और कार्बन के एटम में इन दोनों की वजह से एक डाइपोल तैयार हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, या फिर इन दोनों के बीच एक डाइपोल तैयार होता है। जब हम डाइपोल बोलते हैं तो इस डाइपोल को मोमेंट भी होती है। डाइपोल के क्या होती है? मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को सिंबल हमने ले यूज किया था स्मॉल p। स्मॉल p का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ, और यह है इस डाइपोल की मोमेंट जिसका सिंबल है p बार। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक होती है क्योंकि इसे डायरेक्शन है। तो अगर डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने सोचा, यहाँ पे कितने डाइपोल्स तैयार हुए हैं? दो डाइपोल्स है। यहाँ पे अगर दो डाइपोल है तो इन दोनों को मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन हो किस तरह से होती है? वो होती है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट डाइपोल है, इसकी जो मोमेंट होगी वो होगी इस तरह से लेफ्ट साइड में, और जो सेकेंड डाइपोल है इसकी डाइपोल मोमेंट होगी इस तरह से। मतलब मैं यहाँ पे लेता हूं P1 एंड P2। यहाँ पे ये दो डाइपोल की दो मोमेंट है, पर यहाँ पे तो ये आइडेंटिकल डाइपोल्स है, और अगर ये आइडेंटिकल डाइपोल्स है तो इनकी डाइपोल मोमेंट भी सेम होगी, पर इनकी डायरेक्शन किस तरह से है? अपोजिट है। और अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट डाइपोल मोमेंट जो इस मोलेक्यूल की होगी वो कितनी होगी? 0। मतलब इस CO2 के मोलेक्यूल को कितनी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है? वो है यहाँ पे 0। और अगर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी मोलेक्यूल की 0 हो तो हम उसे बोलते हैं नॉन पोलर मोलेक्यूल। किसी मोलेक्यूल को हम नॉन पोलर मोलेक्यूल कब कहेंगे? अगर किसी भी मोलेक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट कितनी हो? 0 हो, तो हम उसे बोलते हैं नॉन पोलर मोलेक्यूल। इसे हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो थोड़ा अलग टाइप से दिया है।
नॉन पोलर सब्सटेंस में अगर कोई सब्सटेंस या फिर मोलिक्यूल नॉन पोलर हो तो उसमें यहाँ पे हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिया था, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज है, कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास, चार्ज का क्या लेते हैं हम, सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक ही चार्ज है, तो इस सिंगल चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहीं पे है। पर यहाँ पे निगेटिव चार्जेस तो 2 है, अगर 2 निगेटिव चार्जेस हो इस तरह से तो इनका जो सेंटर ऑफ मास आता है इन दोनों के बीच में आता है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास। अगर किसी भी डाइपोल में, किसी भी मोलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और निगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होते हैं, मतलब एक ही जगह दोनों का सेंटर ऑफ मास आए, तो हम उसे बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब यहाँ पे एक कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है तो यहीं पे है। यहाँ पे 2 निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो यहाँ अगर हमने इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लिया, निगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास यही हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। दोनों के सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। और अगर ये इस तरह से है तो इस टाइप के मोलिक्यूल को हम बोलते हैं, कौन सा मोलिक्यूल, नॉन पोलर मोलिक्यूल या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मतलब हम अगर डाइलेक्ट्रिक को नॉन पोलर बोलने वाले हैं तो इसकी 2 कंडीशंस मैंने अभी बताई। कौन सी 2 कंडीशन थी, इसकी 2 कंडीशंस है। जो फर्स्ट कंडीशन, अगर किसी मोलिक्यूल की नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 हो तो हम उसे बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। या फिर सेकेंड कंडीशन हमने अभी जो बताई वो कंडीशन थी कि अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, देन दैट मोलिक्यूल वी कॉल नॉन पोलर मोलिक्यूल। मतलब इन्हें हम बोलते हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस। आसान कंसेप्ट है, ये हो गया नॉन पोलर। इनकी कुछ एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ये सब मोलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स है। मतलब हम इन्हें बोलने वाले हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का एक बेस्ट एग्जांपल है वाटर मोलिक्यूल H2O को हम पोलर मोलिक्यूल बोलते हैं। अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक क्यों है, H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम है जो पॉजिटिवली चार्ज है और एक ऑक्सीजन का एटम है जो निगेटिवली चार्ज होता है। हाइड्रोजन H2O का हमें स्ट्रक्चर भी पता है, असिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। H2O का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, असिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इस तरह से हम इसे ड्रॉ करते हैं। ये H2O का स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। इस तरह से इन दोनों के बीच एक पर्टिकुलर एंगल भी होता है, आपने इसे केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो ये जो H2O मोलिक्यूल है इसमें भी हमें यहाँ पे दिखेगा कि 2 डाइपोल्स तैयार हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, तो इसमें भी क्या है, 2 डाइपोल्स है। डाइपोल मतलब 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पे अगर हमने इन दोनों को कंसिडर किया तो एक डाइपोल हमें मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर इन दोनों को कंसिडर किया तो भी हमें यहाँ पे एक डाइपोल मिलेगा। मतलब इस H2O मोलिक्यूल में भी 2 डाइपोल्स प्रोड्यूस हुए। अब अगर हमने ये फर्स्ट डाइपोल कंसिडर किया तो इस फर्स्ट डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव, जिसे मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ P1 बार। और सेकेंड डाइपोल की जो मोमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जो है P2 बार। मतलब इन दोनों डाइपोल की जो मोमेंट है, CO2 के बारे में हमने जब कहा था वो दोनों मोमेंट एक दूसरे के क्या हुई थी, कैंसल हो गई थी। पर यहाँ पे ये जो 2 मोमेंट्स है P1 एंड P2, 2 डाइपोल की ये जो 2 मोमेंट्स है ये यहाँ पे कैंसल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 मोमेंट्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर ये 2 मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो इन दोनों का जो नेट मोमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में हमें मिलेगी। मतलब इस मोलिक्यूल की या फिर इस वाटर मोलिक्यूल की जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पे नॉन जीरो है, मतलब ये जीरो नहीं है।
और अगर किसी मॉलिक्यूल की नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो तो उसे हम बोलते हैं पोलर सब्सटेंसेस। मतलब यहाँ पे पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होते, इन मॉलिक्यूल्स को कुछ नॉन जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है और जिन्हें हम बोलने वाले हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगर हमने दूसरी तरफ से इसे डिस्कस किया तो H2O मॉलिक्यूल में हम इसे जो पोलर बोलते हैं तो दूसरी जो कंडीशन हम लेते हैं, ऑक्सीजन एक है और दो हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब अगर हमें यहां कंसिडर किया कि इनकी जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, सिंगल निगेटिव चार्ज है तो इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा। मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। और दो पॉजिटिव चार्जेस है, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास हमें मिलेगा वो यहाँ बीच में मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। एक ही जगह दोनों नहीं मिलते हैं यहाँ पे। और अगर इन दोनों में का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं होता है तो इसका मतलब इसके अंदर एक रिजल्टेंट डाइपोल है और इसी डाइपोल को मैंने यहाँ पे दिखाया था कि इसकी एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होती है। मतलब यहाँ पे एक रिजल्टेंट क्या होता है, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का प्रोड्यूस होता है और हमें मिलती है यहाँ पे एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो H2O मॉलिक्यूल में हमें यहाँ पे मिलता है कुछ नेट डाइपोल मोमेंट, इसलिए हम इसे बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और भी कुछ एग्जांपल्स है जिसमें NH3 है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, या फिर हम HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ये सब मॉलिक्यूल जो है वो किस टाइप के हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। इसका मतलब दो टाइप के यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसमें आसान है याद रखने के लिए कि हमें पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर हो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की नेट डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, जीरो होती है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, एक ही जगह दोनों का सेंटर ऑफ मास आता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम सिंबॉलिकली इस तरह से यहां रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये सिंबल मैं यूज करने वाला हूं, इसका मतलब है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये सिंबल याद रखिए, इस सिंबल का मीनिंग क्या है, ये होता है एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल। और अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक हो तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या अलग है नॉन पोलर से, इन पोलर डाइलेक्ट्रिक देयर इज ए नॉन जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल रिजल्टेंट होती है, मोमेंट होती है इसको। और इसमें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में द सेंटर ऑफ मास of the positive charge do not coincide with the center of mass of negative charge. पोलर डाइलेक्ट्रिक हो तो उसे हम सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये हमारा है पोलर डाइलेक्ट्रिक, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होते हैं और यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं होते। इसका मतलब दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल एंड दिस इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो हमने अभी जो डिस्कस किया था वो क्या किया कि नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, मतलब दो टाइप्स के क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स है। अब हमें आगे क्या स्टडी करना है, इन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन। हमें क्या स्टडी करना है कि इन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन किस तरह से होता है, व्हाट इज पोलराइजेशन, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर किस तरह से होता है। नाउ लेट्स सी द पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो उसका जो कुछ भी बिहेवियर है, जो कुछ भी वहां पे होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी में हमें पता चलेगी पोलराइजेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो पोलराइजेशन क्या होता है ये बाद में हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने जो अभी डिस्कस किया था कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो दो टाइप के हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में तो डाइपोल्स होते हैं,
उसमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होती है। पर अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, मैंने अभी हम आपको बताया था कि ये जो सिंबल्स हमने लिए ये मोलिक्यूल्स है, और ये मोलिक्यूल्स किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की इस किसी सिंगल मोलिक्यूल को जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है वो 0 होती है, क्योंकि इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसल तो हुई होती है या फिर उसमें डाइपोल्स ही फॉर्म नहीं होते, जिस वजह से यहाँ पे इसकी नेट डाइपोल मोमेंट जो है किसी एक सिंगल मोलिक्यूल की वो 0 है। मतलब इसके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मोलिक्यूल्स है उनको डाइपोल मोमेंट नहीं है, और अगर इन सभी मोलिक्यूल्स को डाइपोल मोमेंट नहीं है तो इस पूरे सब्सटेंस की, मतलब यहाँ पे जो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने कंसिडर किया है, इस स्लैब की, इस टोटल मटेरियल की जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो भी कितनी होगी? 0 होगी। मतलब इस स्लैब को, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है? 0 है। तो अगर इसके डाइपोल, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे 0 है, तभी ये सब हमने जो कंडीशन ली है ये ट्रू है। मतलब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, मतलब अप्लाई नहीं की है, तो इस सब्सटेंस की नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितनी है? 0 है, क्योंकि इसकी सभी मोलिक्यूल्स की नेट डाइपोल मोमेंट 0 होती है। अगर हमने इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या किया? प्लेस किया। जब हम इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में हमें अब डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो मोलिक्यूल्स है वो मोलिक्यूल्स यहाँ पे वही मोलिक्यूल्स है, पर हमने इसे थोड़ा अलग टाइप से दिखाया है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो मोलिक्यूल्स है, इन मोलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव चार्जेस है, उन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करती है? वो अपनी तरफ खींचती है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में इन पॉजिटिव चार्जेस पे एक फोर्स होता है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पे फोर्स अप्लाई करती है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और अगर निगेटिव चार्ज होता है तो वो फोर्स होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इस मोलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्जेस है, इन पॉजिटिव चार्जेस पे अगर हम इस स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो इन पॉजिटिव चार्जेस को इस डायरेक्शन में क्या होता है? फोर्स होता है। मतलब इनमें सभी मोलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव चार्जेस है, इन सभी पॉजिटिव चार्जेस पे इस डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाई किया है। और इन मोलिक्यूल्स में जो निगेटिव चार्जेस है, ये निगेटिव चार्जेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे जो निगेटिव चार्जेस है उनपे अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? फोर्स है, और जो पॉजिटिव चार्जेस है उनपे सेम डायरेक्शन में क्या है? यहाँ पे फोर्सेस है। मतलब निगेटिव चार्जेस पे इस तरफ फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स है, और जब फोर्स अप्लाई होता है तो ये जो मोलिक्यूल है वो मोलिक्यूल क्या होता है? स्ट्रेच होता है। मतलब एक मोलिक्यूल, दोनों चार्जेस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस एक ही जगह थे, क्योंकि ये नॉन पोलर सब्सटेंस है, इनका सेंटर ऑफ मास जो होता है दोनों चार्ज का वो एक ही जगह होता है। पर जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ, मतलब ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव एक ही साथ होते हैं, एक ही जगह होते हैं। पर जब when the external electric field is applied, then the positive charge gets attracted in the direction of electric field and negative charge gets attracted in the opposite direction of electric field, and because of this the molecule gets stretched. molecule क्या होता है? elongate होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ डिस्प्लेस होता है, निगेटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ डिस्प्लेस होता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है, किसी एटम के डायमीटर जितनी ये क्या होती है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है। मतलब यहाँ पे ये जो मोलिक्यूल है वो स्ट्रेच हुआ। मतलब अब क्या है यहाँ पे, इस मोलिक्यूल में जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है उनका सेंटर ऑफ मास अब एक जगह पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये अलग अलग पोजीशन पे है और इन दोनों के बीच में एक डाइपोल प्रोड्यूस होता है। मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये एक जगह नहीं है, स्ट्रेच होके अलग अलग डिस्प्लेस होके अलग अलग जगह गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस मोलेक्यूल में जो डाइपोल प्रोड्यूस होगा, उस डाइपोल की वजह से यहाँ पे क्या होगी प्रोड्यूस, कुछ स्मॉल मोमेंट स्पून लेगी। इस मोलेक्यूल को अब क्या है, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिली है। पहले तो इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी थी, 0 थी। इस मोलेक्यूल की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट शुरू में 0 थी, पर अब बाद में क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई की तो इस मोलेक्यूल की क्या हुई, स्ट्रेचिंग हुई। स्ट्रेच होता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो एक जगह होते हैं वो सेपरेट होते हैं और इनके बीच स्मॉल डिस्टेंस आता है। और जब स्मॉल डिस्टेंस आता है तो हम इन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की पेयर को हम डाइपोल बोलते हैं। मतलब इन दोनों का अब क्या तैयार हुआ, एक डाइपोल तैयार हुआ। और अगर डाइपोल हो तो उसे मोमेंट भी होती है। मोमेंट की डायरेक्शन किस तरह होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब इन सभी मोलेक्यूल को क्या है, एक स्मॉल मोमेंट है और इन सभी डाइपोल की, मतलब इन सभी मोलेक्यूल्स की ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है, ये मोमेंट्स यहाँ पे एड अप होती है और इस टोटल सब्सटेंस को, मतलब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, अब यहाँ पे कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आती है। मतलब वो 0 नहीं है। इसे एक्सटर्नल फील्ड में हमने जब प्लेस नहीं किया था तो इसकी नेट डाइपोल मोमेंट कितनी थी, 0 थी। पर जब हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो इसके जो मोलेक्यूल्स है वो स्ट्रेच हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से, और इस सभी मोलेक्यूल्स को अब क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। और इन सभी की मोमेंट सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये एड अप होती है, इनकी एडिशन होती है और इस मटेरियल को एक लार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलती है। मतलब अब ये हुआ कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कुछ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिली है। इसी का मतलब है कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इस क्या हुआ है, पोलराइजेशन हुआ। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे पहले इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थी वो कितनी थी, 0 थी। अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो अब नॉन जीरो है। मतलब इसे कुछ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिली है। इसको अगर कोई नेट मोमेंट मिले तो हम बोलते हैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या हुआ है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की एक सिंपल डेफिनेशन भी है, द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब किसी सब्सटेंस का, किसी डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ होता है, वहां पे उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलती है। उसको क्या आती है, कुछ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आती है, इसे हम बोलते हैं उसका पोलराइजेशन हुआ। मतलब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ है। मतलब उसे आई है यहाँ पे कुछ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पोलराइजेशन की कंसेप्ट ठीक से देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये जो फर्स्ट सरफेस है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो फर्स्ट सरफेस है, इस फर्स्ट सरफेस पे अगर हमने कंसिडर किया तो यहाँ पे निगेटिव चार्जेस ही होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आना पॉसिबल है क्या? यहाँ कभी पॉजिटिव चार्जेस इस सरफेस पे नहीं आ सकते, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस तो इस तरफ रिपेल होते हो रहे हैं, क्योंकि इस सरफेस पे सभी होंगे निगेटिव चार्ज। और जो अदर सरफेस है, इस सरफेस पे जो चार्जेस यहाँ पे गैदर होंगे वो सभी होंगे पॉजिटिव चार्जेस। इसका मतलब हमें इमेजिनरी ये जो स्लैब है वो स्लैब इस तरह से दिखता है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। मतलब इस अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो इसका जो फर्स्ट सरफेस है, ये सरफेस हमें ऐसा लगता है कि एक निगेटिवली चार्ज हुआ है। मतलब इस सरफेस पे निगेटिव चार्जेस आए, इस तरह से दिखता है। और जो अपोजिट सरफेस होता है इस पे सब पॉजिटिव चार्जेस गैदर हुए, इस तरह से हमें इमेजिनरी यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ अगर हमने इन चार्जेस को देखा तो हम इसे बोलते हैं पोलराइजेशन चार्जेस, क्योंकि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन हुआ है और पोलराइजेशन की वजह से जो सरफेस पे चार्जेस गैदर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलराइजेशन चार्जेस। जहां पे दोनों इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के दोनों सरफेस पे चार्जेस गैदर होते हैं,
यहाँ पे निगेटिव चार्जेस गैदर हुए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आए, जिनको हम पोलराइजेशन चार्जेस बोलते हैं, जिसे मैं सिंबल लेता हूं कैपिटल क्यू। तो अगर ये चार्जेस है कैपिटल क्यू, इसे मैं क्यू पी लिखता हूं, क्योंकि ये पोलराइजेशन चार्जेस तो है, पर ये पोलराइजेशन की वजह से आए हैं, इसलिए हमने इसे कहा है पोलराइजेशन चार्जेस, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सिंबल लिया है क्यूपी। अब ये जो क्यूपी है, यहाँ पे तो निगेटिव चार्जेस है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं माइनस क्यूपी। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्जेस आए हैं, इनकी मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे सेम होती है जितनी निगेटिव चार्जेस की है। निगेटिव चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्यूपी है, तो पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे कितने गैदर होते हैं, सेम अमाउंट में होते हैं क्यूपी, पर ये सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब यहाँ पे जो चार्जेस है, टोटल चार्जेस कितने हैं, माइनस क्यूपी, और यहाँ पे जो टोटल चार्जेस आए हैं ये प्लस क्यूपी चार्जेस होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पोलराइजेशन चार्जेस। पहले से मैं बताता हूं शॉर्ट में, हमने क्या किया था, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया था। ये क्या है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और जिस डाइलेक्ट्रिक के नॉन पोलर मोलेक्यूल्स है, नॉन पोलर मोलेक्यूल हो तो उनकी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो जीरो होती है, और इसी वजह से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, इस पूरे स्लैब की नेट मोमेंट कितनी है, जीरो है। अब हमने क्या किया था, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने प्लेस किया किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हमने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस स्लैब को प्लेस किया, तो इस ये जो नॉन पोलर मोलेक्यूल्स थे, इन नॉन पोलर मोलेक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये जो डाइपोल, ये जो मोलेक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं। मोलेक्यूल स्ट्रेच होते हैं, पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, और निगेटिव चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इसी वजह से ये जो चार्जेस है वो क्या हुए, स्ट्रेच हुए। मतलब ये जो मोलेक्यूल्स है वो स्ट्रेच हुए, जो पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस एक जगह पे थे वो सेपरेट आ गए, इसकी वजह से यहाँ पे टाइनी डाइपोल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो है वो क्या है, एक टाइनी डाइपोल्स तैयार हुए, और इस सब डाइपोल्स को ये क्या है, यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, and these small electric dipole moments of all these tiny electric dipoles gets added, and the material or this dielectric slab have some net electric dipole moment. इसे अब क्या आता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आती है। इन सभी की मोमेंट ऐड होके इस मटेरियल को टोटल मोमेंट मिलती है। जबकि इस तरफ निगेटिव चार्जेस सब अट्रैक्ट होते हैं, तो ये सरफेस पे, फर्स्ट सरफेस पे सभी क्या होते हैं, निगेटिव चार्जेस गैदर होते हैं, और पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ रिपेल होते हैं, तो इस सेकेंड सरफेस पे सभी पॉजिटिव चार्जेस गैदर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसके अंदर भी चार्जेस नहीं। मैंने ये कहा कि ये जो इस तरफ निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसे इस तरह से लाखों करोड़ों मोलेक्यूल्स होंगे, और इन सभी मोलेक्यूल्स के जो निगेटिव चार्जेस है इस तरफ, इसे हमने यहाँ पे दिखाया है, और सेम वही इस तरफ के पॉजिटिव चार्जेस है। मतलब जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उनके सरफेस पे चार्जेस गैदर होते हैं, और उन चार्जेस को हम बोलने वाले यहाँ पे क्या, पोलराइजेशन चार्जेस। और इनके चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है। मतलब जहां यहाँ जितने निगेटिव चार्जेस गैदर होते हैं, सेम अमाउंट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी क्या होते हैं, यहाँ पे गैदर होते हैं। एंड दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उसका इस तरह से क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो हमें यहाँ पे एक पोलराइजेशन की डेफिनेशन भी मिली है। व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कुछ रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलना। किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर कुछ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलती है, तो हम बोलते हैं उसका क्या हुआ, पोलराइजेशन। इसलिए पोलराइजेशन की डेफिनेशन है द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन। तो हमें पोलराइजेशन के बारे में पता चला। तो क्या होगा अगर हमने नॉन पोलर की जगह पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया होता, मतलब यहां पे हमने अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूज किया होता, तो इसका क्या बिहेवियर है ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होगा अगर हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की जगह हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया,
तो मैंने यहाँ पे चेंज किया है कि हमने अभी जो डिस्कस किया था वो नॉन पोलर के लिए डिस्कस किया था, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पोलर अगर डाइलेक्ट्रिक्स हो तो क्या बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये जो है ये डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो इसके पोलर मोलिक्यूल्स है। पोलर मोलिक्यूल्स को हम इस तरह से दिखाते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं, स्मॉल टाइनी डाइपोल्स होते हैं। ये पोलर डाइपोल्स है। अब इन डाइपोल्स को स्मॉल डाइपोल मूवमेंट्स भी होती है, मतलब अगर कोई डाइपोल हो तो उसे डाइपोल मूवमेंट होती है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरह से है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ऑलरेडी पोलर सब्सटेंस में क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं, कुछ टाइनी डाइपोल्स होते हैं। ये सब टाइनी डाइपोल्स है और इन डाइपोल्स को क्या है, मोमेंट्स भी है। अगर इन्हें मोमेंट्स है तो क्या इस स्लैब को भी नेट मोमेंट होगी, तो उसका आंसर है नो। क्योंकि अगर ये स्लैब के बारे में हम सोचेंगे तो यहाँ पे इस डाइपोल की मोमेंट कहाँ है, अपवर्ड है। तो कोई हमने दूसरा डाइपोल लिया तो उसकी मोमेंट कहाँ मिलेगी, डाउनवर्ड मिलेगी। इस तरह से इस स्लैब में इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ क्या है, इस तरह से टाइनी डाइपोल्स है, और हर किसी डाइपोल को दूसरे डाइपोल की मोमेंट क्या होगी, अपोजिट होगी। और टोटल, क्योंकि यहाँ पे सब डाइपोल यहाँ पे रैंडमली अरेंज किए हुए, और अगर ये रैंडमली ओरिएंटेड है तो यहाँ हर किसी एक डाइपोल की मोमेंट दूसरे डाइपोल को कैंसल होगी और उसकी नेट डाइपोल मोमेंट फिर भी क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हो तो डाइलेक्ट्रिक पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, उसकी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या होती है, जीरो ही होती है। अब अगर हमने इस पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो क्या होगा, तो यहाँ पे इन डाइपोल का रोटेशंस होगा। रोटेशन का मतलब यहाँ पे हमने स्टडी किया था कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो इस पे टॉर्क अप्लाई होता है और डाइपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक रोटेट होता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो स्टेशनरी आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो स्मॉल टाइनी डाइपोल्स है उसे अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो ये सब क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। ये सब डाइपोल्स क्या होंगे, यहाँ पे रोटेट होंगे, और इस तरह से ये एक पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट में रैंडमली जो थे वो अब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आ गए, और इन सभी की डाइपोल मोमेंट जो थी, इन सभी डाइपोल्स को यहाँ पे स्मॉल क्या थी, मोमेंट्स थी। इन सभी की मोमेंट्स जो यहाँ पे रैंडम थी वो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मिली। अब इस स्लैब को क्या मिलती है, कुछ नेट डाइपोल मोमेंट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इन सभी की जो डाइपोल मोमेंट्स है, स्मॉल डाइपोल मोमेंट्स है, वो एड अप होती है और इस सब्सटेंस को, इस स्लैब को कुछ नेट क्या मिलती है, मूवमेंट मिलती है। और अगर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नेट इलेक्ट्रिक मूवमेंट मिली हो तो हम बोलते हैं उसे क्या हुआ, उसका पोलराइजेशन हुआ है। मतलब इस सब पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी यहाँ पे क्या हुआ है, पोलराइजेशन हुआ, मतलब उसे क्या मिली, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिली। नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक में तो फिर डिफरेंस क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो तो उसमें यहाँ पे डाइपोल्स ही नहीं होते हैं और इसलिए उसकी नेट मोमेंट जो है वो जीरो है। पर अगर वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो तो उसमें डाइपोल तो होते हैं, टाइनी डाइपोल्स होते हैं, उसको सभी डाइपोल्स को मोमेंट भी होती है, पर वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। उस वजह से द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल बी जीरो। और अगर हम दोनों को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, मतलब पोलर हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, जब हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कुछ नेट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट मिलती है। दोनों में रीजन अलग है। नॉन पोलर हो तो इसके मोलेक्यूल स्ट्रेच होते हैं जिसकी वजह से उसे मोमेंट आती है, डाइपोल्स प्रोड्यूस होते हैं। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, जो रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल्स है वो सब रोटेट होके एक डायरेक्शन में आ जाते हैं और जिस वजह से इसे एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलती है। सो द पोलराइजेशन इज सेम फॉर बोथ डाइलेक्ट्रिक, मतलब पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक पोलराइजेशन कंसेप्ट जो है वो सेम है। तो आगे की कंसेप्ट भी सेम रहेगी क्योंकि इस सरफेस पे यहाँ पे निगेटिव चार्जेस गैदर होंगे, अपोजिट सरफेस पे सभी पॉजिटिव चार्जेस गैदर होंगे। जितने निगेटिव चार्जेस है सेम अमाउंट में क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे पोलराइजेशन चार्जेस।
तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन अगर हमें देखनी है तो हमें पता चलेगा पोलराइजेशन इज व्हाट, द पोलराइजेशन इज द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे पोलराइजेशन। मतलब किसी सब्सटेंस का पोलराइजेशन हुआ, इसका मतलब होता है उस सब्सटेंस को, उस स्लैब को, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को। नाउ लेट्स सी व्हाट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब हम अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को, पोलर हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, हम अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने की वजह से उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलती है। ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो इन दोनों मटेरियल की जो नेट डाइपोल मोमेंट होगी, वो डाइपोल मोमेंट कितनी है, यहाँ पे 0 है। दोनों के लिए अलग रीजन है। इन दिस these molecules do not have dipole moment, or there are no electric dipoles formed in non-polar dielectrics, and for polar dielectrics there are small tiny dipoles. इन सभी डाइपोल्स को मोमेंट तो होती है, पर अगर ये रैंडमली अरेंज हो तो इनकी रिजल्टेंट या नेट डाइपोल मोमेंट क्या आती है, यहाँ पे 0 ही आती है। तो इसका मतलब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो नेट डाइपोल मोमेंट कितनी है, 0 है। और जब हम इन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, नॉन पोलर या पोलर डाइलेक्ट्रिक को, तो इन्हें कुछ नेट डाइपोल मोमेंट मिलती है। मतलब यहाँ पे मोमेंट 0 नहीं होती। इसमें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो तो यहाँ पे क्या होता है, मोलिक्यूल के स्ट्रेचिंग होते हैं, और उस स्ट्रेचिंग की वजह से दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। मतलब अलग अलग जगह जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल्स फॉर्म होते हैं, और इस मटेरियल को मिलती है एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सेम होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। ये जो रैंडमली अरेंज्ड स्मॉल टाइनी डाइपोल्स है, वो रेगुलर अरेंजमेंट में आते हैं, एक सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, और जिस वजह से इसे एक नेट डाइपोल मूवमेंट मिलती है। मतलब इस एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करने की वजह से इन दोनों मटेरियल को, पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, यहाँ पे क्या मिली है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिली है। इसी का मतलब हम लेते हैं इन मटेरियल का, इस डाइलेक्ट्रिक का यहाँ पे क्या हुआ है, पोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन का मतलब है किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को नेट डाइपोल मोमेंट मिलना जब हम उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखे है, द नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसे हम कैपिटल P सिंबल से यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। अब एक कैपिटल P का मीनिंग है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब नेट डाइपोल मोमेंट मिलना किसी मटेरियल को। तो ये जो मोमेंट मिलती है, ये मोमेंट डिपेंड होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा डाइपोल यहाँ पे क्या होंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, या फिर इनका ज्यादा स्ट्रेचिंग होगा, और यहाँ पे इन मटेरियल्स की जो मोमेंट होती है, डाइपोल मोमेंट, वो इंक्रीज होती है। मतलब जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड विल बी लार्ज और स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो तो इलेक्ट्रिक मोमेंट की वैल्यू भी लार्ज होगी, नेट मोमेंट की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, लार्ज होगी, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, उस मटेरियल का पोलराइजेशन होगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेते हैं, तो पोलराइजेशन विल बी साई ई। यहाँ पे जो एक कांस्टेंट लिया है साई, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। साई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसे हम मैग्नेटिज्म में भी लेने वाले हैं, उसमें हम उसे बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और इस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बारे में ये प्रॉपर ससेप्टिबिलिटी हमें कुछ बातें यहाँ पे बताती है। तो ये हो गया इस पोलराइजेशन का फॉर्मूला। पोलराइजेशन P इक्वल टू psi इंटू E, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे पोलराइजेशन का इस फॉर्मूला जो है, इसे हम थोड़ा दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से अगर हमें लिखना है तो सपोज मान लेते हैं इन दो जो सरफेस है, या फिर इस स्लैब की जो विड्थ है, ये विड्थ है यहाँ पे स्मॉल d,
और यहाँ पे जो सरफेस है, दो सरफेस है, जिन सरफेस पे पोलराइजेशन चार्जेस आए हैं, दोनों की जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होते हैं, टोटल चार्जेस यहाँ पे सेम होते हैं, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे निगेटिव आते हैं, जिन्हें हमने अभी कहा था कि ये होते हैं पोलराइजेशन चार्जेस। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया मान लेते हैं कैपिटल ए है। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम यहाँ पे हमें मिलेगा एरिया, सरफेस एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब इसकी विड्थ है ये हमें था मिला इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या, वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट का जब हम यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, स्मॉल पी उसका सिंबल होता है और इसकी फॉर्मूला होता है चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज फॉर्मिंग डाइपोल एंड द डाइपोल लेंथ। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, स्मॉल पी है, कैपिटल पी का मीनिंग है यहाँ पे पोलराइजेशन, स्मॉल पी का मीनिंग है यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे अगर डाइपोल मोमेंट का हमने फॉर्मूला कंसिडर किया तो मान लेते हैं कि अब ये एक बड़ा डाइपोल है, दिस इज ए लार्ज डाइपोल। जिस डाइपोल में इस तरफ ये जो टोटल चार्जेस है QP, ये पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ टोटल चार्जेस है -2p। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल लार्ज चार्ज है QP पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक सिंगल लार्ज निगेटिव चार्ज है -QP, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। तो इसका एक लार्ज डाइपोल फॉर्म होता है। और अगर इसका डाइपोल का फॉर्मूला हमने यूज किया तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाए तो डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था कि पोलराइजेशन P इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पोलराइजेशन का फॉर्मूला था पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोमेंट का फॉर्मूला अगर हमने इस फॉर्मूला का यूज किया तो यहाँ पे चार्ज की मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं QP, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले सकते हैं d, और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यहाँ पे है एरिया इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे पोलराइजेशन का हमें फॉर्मूला मिलेगा P इक्वल टू D कैंसिल होगा और फॉर्मूला मिलता है QP अपॉन A। ये QP क्या होते हैं, पोलराइजेशन चार्जेस। इस सरफेस पे जो गैदर होते हैं वो पोलराइजेशन चार्जेस हैं पर यूनिट दैट सरफेस एरिया। और ये क्या होता है, ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा P का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन चार्जेस, मतलब पोलराइजेशन इज ऑल्सो इक्वल टू दी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन चार्जेस। मतलब इस सरफेस पे जो चार्ज की डेंसिटी होती है वो डेंसिटी, दैट डेंसिटी इज नथिंग बट द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हम इस तरह से भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर अबाउट द डाइलेक्ट्रिक, व्हिच इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक को स्ट्रेंथ होती है, हमने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट दी इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देते उनमें से, उनकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी कई बार ब्रेक भी होती है, मतलब वो कंडक्टर की तरह ऑपरेट होते हैं। अब अगर ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक होगी तो वो किस वजह से होगी, और उसे हम बोलने वाले डाइलेक्ट्रिक, उस डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ जब उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, ब्रेक होगी। तो यहाँ पे दोनों टाइप के मैंने डाइलेक्ट्रिक कंसिडर किए हैं यहाँ पे, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और जब हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं यहाँ पे, इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में हमें यहाँ पे पता है कि जो मोलेक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर मोलेक्यूल्स एक्सटर्नल फील्ड की वजह से स्ट्रेच होते हैं, मतलब इनमें जो चार्जेस होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। निगेटिव चार्जेस इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हम इसे इमेजिनरी बोलते हैं कि वो मोलेक्यूल क्या हुआ, थोड़ा स्ट्रेच हुआ। तो अगर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और यहाँ पे इंक्रीज किया, मतलब इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मोलेक्यूल्स थे ये और ज्यादा क्या होंगे, यहाँ पे स्ट्रेच होंगे। और जब इस मोलेक्यूल का जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, मतलब इन्हें कोई अंदर भी खींच रहा है उस मोलेक्यूल का, वो क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। और वो डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर इन मोलेक्यूल का डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ज्यादा हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स से, तो ये क्या होता है, मोलेक्यूल में से निगेटिव चार्ज जो हो क्या होता है, रिमूव होता है। मतलब इस मोलेक्यूल में जो निगेटिव चार्ज था उस मोलेक्यूल से क्या हुआ, वो रिमूव हुआ, मतलब वो फ्री हुआ। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हो तो उसमें से करंट फ्लो होता है। तो हम उसे इंसुलेटर नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं कंडक्टर। दैट इज द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक ब्रेक्स अबव सर्टन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू से अगर हमने वैल्यू इंक्रीज की, मतलब एक सर्टन वैल्यू से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे अप्लाई की,
तो इस डाइलेक्ट्रिक की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, ब्रेक होती है, एंड दैट डाइलेक्ट्रिक इज नाउ कंडक्टिंग। और अगर ये डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग हुआ तो उसमें से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जिससे आगे दिस डाइलेक्ट्रिक इज नो मोर इंसुलेटर, दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या होती है, वो स्ट्रेंथ होती है। मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो डाइलेक्ट्रिक अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बचा के रखता है। उससे आगे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया, इट बिकम्स ए कंडक्टर। सो दैट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए हम इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर यही लेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का अगर यूनिट लेना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, एक यूनिट यूज करना पड़ता है। इसी में हमें अगर और एक बात है जो डाइलेक्ट्रिक के बारे में याद रखनी है, वो बात है द रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। Now let's see the reduction of electric field due to polarization of dielectric। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेड्यूस होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। उसका जो रीजन है वो देखते हैं। सपोज मान लेते हैं एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, उसे हमने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है या फिर इंटेंसिटी है वो है कैपिटल ई। मतलब कैपिटल ई का मतलब यहाँ पे है अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका क्या हुआ, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ, मतलब इस मटेरियल में कुछ नेट डाइपोल मोमेंट मिली है। अब ये जो सरफेस होता है उसके इस फर्स्ट साइड पे निगेटिव चार्जेस गैदर होते हैं, सेकेंड साइड पे पॉजिटिव चार्जेस गैदर होते हैं। हमें पता है निगेटिव चार्जेस इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ रिपेल होते हैं। तो यहाँ पे इन सरफेस पे, इस सरफेस की क्या है, सब निगेटिव चार्जेस है, पोलराइजेशन चार्जेस, और इस सरफेस पे है पॉजिटिव पोलराइजेशन चार्जेस। मतलब यहां से यहाँ पे क्या होता है, एक निगेटिव चार्जेस का यहाँ पे एक लेयर प्रोड्यूस होता है और इस तरफ एक पॉजिटिव चार्जेस का लेयर तैयार होता है। मतलब यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे सारे निगेटिव चार्जेस है, और ये इस तरह से तैयार होता है कि इस तरफ एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो, इस तरफ एक निगेटिवली चार्ज प्लेट हो। तो इन दोनों प्लेट की वजह से यहाँ पे अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू क्या है, ई बार। पर इन पॉजिटिव और निगेटिव पोलराइजेशन चार्जेस की वजह से देयर इज अनदर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ई नॉट। यहाँ पे हम बोलते हैं ई नॉट। ई नॉट भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। यहाँ पे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पोलराइजेशन चार्जेस। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन चार्जेस है सरफेस पे गैदर हुए, उन चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, तो अगर हमने सोचा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मान लेते हैं वो है ई डैश। ई डैश का मतलब अब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक। तो इनसाइड में जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी ई बार। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई बार माइनस ई नॉट बार। ये होगी इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर की क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने अप्लाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, यहाँ पे कैपिटल ई की थी, पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुई। मतलब उसमें से कितनी वैल्यू यहाँ पे कम होती है, ई नॉट, एंड ई नॉट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन चार्जेस। ये जो पोलराइजेशन चार्जेस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी इंड्यूस होते हैं, सरफेस पे गैदर होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट होती है, एंड दैट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स रिड्यूसेस दी एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। इसलिए हमने यहाँ पे कहा था कि रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर होती है वो इलेक्ट्रिक की वैल्यू रिड्यूस होती है अगर किसी डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। ओके